ये दिक्कत आएगी, अभी टेस्ट सीरीज में भी दिक्कत आएगी, हर कदम कदम दर दिक्कत आना है। और बाद में जो सिलेक्शन का एक फर्क आता है, सो लाद देंगे शर्मा क्लासेस पर। ठीक है बेटा, और ज्यादा हो तो उनके कार्ड जब्त करा लो, सो वो आपको डिलीट करने में आसानी होगी। रोल नंबर सब इतने सारे लोगों के तुमने रोल नंबर कहां लिखे तुम लोगों ने? 10-12 रोल नंबर लिखे हैं कुल। बताओ दो, कार्ड दो, बताओ कार्ड बताओ, कार्ड दो, कार्ड दो, कार्ड बताओ, क्या चीज बताओ। कार्ड हो गया, कार्ड दो, बताओ दो, कार्ड बताओ। हम बता रहे हैं ना, बाद में एडमिशन दे देंगे। कार्ड बताओ, जरा सब कार्ड देना, कार्ड दो जरा, कार्ड देना जरा, कार्ड दो। नहीं ना, कार्ड दो बेटा, कार्ड दो ना। कैंची दो, बड़ी वाली कैंची कहाँ है? जाओ घर। आ रहा बेटा, 10 मिनट बस, काटो ये। और एक भी लड़का लड़की बिना कार्ड के हमारे अंदर ना आए, बिना कार्ड के एक भी परिंदा हमारे यहाँ पर ना मारे। और अब रही बात, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन दो और नया फॉर्म जमा करो, डाल दो डस्टबिन में। लो, अब 500 रुपये फॉर्म जमा कर देना, नया फॉर्म ले लेना। मैडम साइंस के नोट्स बता दो, आज से क्लास बंद कर दो, क्लास बंद कर दो मैडम आज से। लो, डालो, चलो निकल जाओ बाहर, गेट बंद करो, ये गेट बंद करो। सारे लोग आगे सरक के बैठो, जरा पीछे की बेंचेस खाली करो, आगे सरक के बैठो, जहां जगह है। और आगे आ जाओ स्टूडेंट, जरा पीछे वाले स्टूडेंट उठो वहां से, आगे आओ। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हमें पढ़ना है साइंस का अगला लेसन, नाम क्या है? गति एवं बल। क्या नाम है? ओके, याद रखिएगा, इन्हें बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हें न्यूमेरिकल सवाल इनमें आएंगे। और अगर जहां पढ़ रहे हैं वहां पर आपको फार्मूले याद रहेंगे, फार्मूले यदि आपको याद रहेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल आपसे बनेंगे। ओके, अगर आपसे फार्मूले याद नहीं रहे, आपको साइन याद नहीं रहे, तो दिक्कत होगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। इस डेस्क के कारण दिक्कत तो नहीं आ रही? आगे वालों से पूछ रहे हैं, देख के बोर्ड में दिक्कत तो नहीं आ रही? बोर्ड पूरा दिख रहा है मैडम? पूरा दिख रहा है बोर्ड? ठीक, चलिए यह देखें, गति एवं बल। सबसे पहले शब्द ही आ रहा है गति। क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दीजिएगा, क्लियर है? पहला ही शब्द क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गति किसको कहते हैं? मोशन, मूव करने को हम गति कहते हैं। लेकिन एक्चुअली हम किसे गति कहेंगे साइंस की भाषा में? ये देखें, अगर दो लोग या दो वस्तु आमने सामने रखे हैं, और यदि ये देखने वाला है, यानी ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, क्लियर है? और अगर इसके अकॉर्डिंग ये वस्तु अपना स्थान कहीं भी परिवर्तित करे, स्थान, अरे क्लियर है? आगे हो जाए, पीछे हो जाए, दाएं हो जाए, बाएं हो जाए, क्लियर है? अगर अपना स्थान क्या करे? परिवर्तित करे,
तो इसे हम कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये गति कर रहा है। तो गति के लिए दो बातें जरूरी हैं। नंबर एक, समय, एक बात कि कितने समय में उसने कौन सा स्थान परिवर्तित किया, और नंबर दो ये है कि प्रेक्षक के अकॉर्डिंग उसने कितनी गति करी। उदाहरण, हमने प्रेक्षक क्यों कहा? आप कार में गति करते हैं, आप कार में बैठे हुए, आपके साथी 4 लोग हैं जो कार में बैठे हैं, आपकी कार आगे चली जा रही है, आप कहते हैं दमोह निकल गया, आप कहते हैं जबलपुर निकल गया, आप ट्रेन में बैठे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, आप बातें करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ललितपुर निकल गया। एक्चुअली ललितपुर निकल गया कि आप निकल गए? अब हम लोग निकल गए, लेकिन कहा क्या हमने? गति हो गई है, लेकिन गति आपकी अकॉर्डिंग ललितपुर निकल गया है, ललितपुर के अकॉर्डिंग आप निकल गए हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो गति हमेशा दो बातों पर डिपेंड करती है, एक समय पर और एक जो प्रेक्षक काउंट कर रहा है, ऑब्जर्वर है, वो। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई गति। अच्छा, गति के साथ एक चीज जुड़ी रहती है हमेशा, बल। बल यानी फोर्स। सुन रहे हो? अब हमने कहा गति। गति क्या है? अपना स्थान परिवर्तन करना, अपना आकार परिवर्तन करना, हिलना डुलना, ये सारी की चीजें गति हैं। पक्का? लेकिन दुनिया में एक सिद्धांत है कि दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की ऑटोमेटिकली गति नहीं कर सकती। यानी अगर वो स्थिर है, कैसी है? ओके, तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। और अगर वो पहले से गति कर रही है, क्या कर रही है? हाँ या ना? अगर वह गति कर रही है तो हमेशा गति करती रहेगी। ओके, क्लियर है? हमेशा क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। बस याद रखिएगा, चाहे वो स्थिर है, उसे मूव करना है, या वो मूव कर रही है और उसे स्थिर करना है। सुन रहे हो? ये ऑटोमेटिकली कभी नहीं होगा। वस्तु अपनी स्थिति को कभी परिवर्तित नहीं कर पाएगी जब तक कि ये कारक, एक फैक्टर, एक बीच में फैक्टर आकर के इसे फोर्स ना करे चलने के लिए, और एक फोर्स ना करे रुकने के लिए। बस यही कारक कहलाता है बल। सुन रहे हो? इसलिए गति बल के बिना संभव। समझ में आ रही बात? जब तक कोई बल ना लगेगा तब तक कोई वस्तु गति से स्थिर में, स्थिर से। ओके, जैसे आप एक बॉल फेंक देते हो, बॉल तब तक गति नहीं करती जब तक आप हाथ से उसे फेंक ना दें। एक बात। नंबर दो ये है कि चलती हुई बॉल कभी ऑटोमेटिक रुक नहीं सकती जब तक आप उसे रोके ना, आप हाथ ना लगाएं, पैर ना लगाएं, कोई अड़ंगा ना डालें। फिर कई लोग कहेंगे कि सर एक बॉल आप लुढ़का दीजिए, कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, कार चलते चलते ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ऐसा कैसे होता है? तो भैया वहां लगता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ओके, यानी बिना फोर्स के कोई काम हुआ क्या? हुआ है क्या? क्लियर है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कई बच्चों को मैंने ये पूछते देखा कि सर बता दीजिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि बिना बल के कोई गति नहीं हो सकती है, लेकिन यहां तो कोई मशीन नहीं है, कोई डीजल नहीं है, कोई इंजन नहीं है। अरे भैया, यहां पर है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? और इसी बल के कारण ये गति हो पा रही है, क्योंकि दुनिया में बल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है कि गति जो है वो गति अब वस्तु दो अवस्थाओं में पाई जा सकती है। पहली अवस्था है रेस्ट, यानी विराम अवस्था। क्लियर है? पहली अवस्था विराम अवस्था है, और दूसरी अवस्था है
गतिज अवस्था यानी चलने की अवस्था यानी मोशन की अवस्था। ओके, अच्छा एक बात आपने अभी अभी पढ़ा कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप इसमें नहीं आ सकते, इसमें है तो ऑटोमेटिकली इसमें नहीं आ सकते। इन दोनों के बीच कौन काम करेगा? अच्छा, बल को हटा दिया जाए, अगर बल ना लगाया जाए तो आप या तो हमेशा के लिए स्थिर ही रह जाएंगे, और अगर आप चल रहे हैं तो हमेशा के लिए, हाँ या ना? आप इन द सेंस कोई वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु। ओके, तो इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? इसे इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का सीधा मीनिंग है कि आपकी अड़ग रहने की भावना। अड़ग रहना क्या है? अपनी अवस्था पर अड़ग रहना। या तो आप चल रहे हैं तो चलते ही रहें, आप कभी रुके ना। अगर आप स्थिर हैं तो हमेशा, सुन रहे हो, कभी आप रुके ना, रुके हैं तो चले ना। और ये दोनों अवस्थाओं की अगर आप रुके हैं तो रुके ही रहेंगे, ये कहलाएगा विराम जड़त्व। क्या कहलाएगा? ओके, अच्छा ये कहलाएगा गतिज जड़त्व। याद रखिएगा, जड़त्व हमेशा स्थिर रहता है। जैसे हम खड़े हैं तो अब हम स्थिर जड़त्व में हैं, लेकिन अगर हम एक बल लगाएं, हम ताकत लगाएं और चलने का प्रयास करें तो हम धीरे धीरे गतिज जड़त्व को खत्म करेंगे। गतिज जड़त्व को सॉरी स्थिर जड़त्व को खत्म करेंगे और क्या लाएंगे? गतिज जड़त्व लाएंगे। अच्छा, हम दौड़ रहे हैं, पहले से क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर कौन सा जड़त्व आ गया? गतिज जड़त्व आ गया है। ये गतिज जड़त्व हम धीरे धीरे खत्म करेंगे और काय में कन्वर्ट होंगे? पक्का। तो एक बात तय है कि जड़त्व हमेशा कन्वर्ट होता है, समाप्त। क्लियर है? गतिज स्थिर जड़त्व काय में कन्वर्ट होगा, गतिज काय में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? और ये कन्वर्ट करने वाला है कौन? बल है। अच्छा, तो बल की एक परिभाषा हमें मिल गई अभी अभी। बल की एक परिभाषा क्या मिल गई? कि जड़त्व में परिवर्तन करने वाले कारक को बल कहते हैं। ऐसा कारक जो गतिज को स्थिर जड़त्व में, स्थिर जड़त्व को ला दे, उसे हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब बल हम पढ़ेंगे अलग, इसका अलग जगह पोर्शन है, अलग जगह इसका लेसन है थोड़े आगे। लेकिन यहां से बल की एक परिभाषा और मिल जाती है। आप बताइए, मन में सोचिए आप कि यहां से आप एक वस्तु रखी है, छोटी है, छोटा पत्थर है। आप बताइए, इसे आपको चलाना है, इसे आपको यानी स्थिर जड़त्व को कहां लाना है? आपको बल कम लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, यहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान रखी है। क्या रखी है? पक्का नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। आपको यहां पर एक चट्टान को हमें स्थिर से गतिज में लाना है, तो बल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। बल क्या लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। उल्टा, अगर छोटा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है तो रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। पक्का। लेकिन बड़ी चट्टान लुढ़कते आ रही है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी एक बात तय है कि किस पर डिपेंड है? ये वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड है। नहीं आ रही बात समझ में? एक बात तय है कि ये वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड है कि इसका मास यानी द्रव्यमान क्या है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अभी वस्तु 0 पर थी, कितने पर थी? क्लियर है? फिर आपने क्या किया? कुछ समय बाद इसे 10 की स्पीड में ला दिया, फिर 10 से और प्रेशर लगाया, 20 में आ गई, और लगाया 30 में आ गई। लाइक आपकी गाड़ी का इंजन क्या करता है? फोर्स लगाता है। आपकी गाड़ी खड़ी थी, स्थिर थी, 0 में थी,
गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा, गाड़ी फोर्स लगाती गई, पहले 0 था, ये वेग परिवर्तित हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है? परिवर्तित, चेंज हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। एक्चुअली जब कोई वस्तु स्थिर से गति करने लगती है तो निश्चित तौर पर है कि उसका वेग परिवर्तन होता है। पहले वेग क्या था? 0, अब कुछ वेग है, भले 10 का हो, 50 का हो, 60 का हो, हाँ है ना। और रुकते समय क्या होता है? रुकते समय वो पता चला 100 की थी और 0 पर आ गई, वेग परिवर्तन हो रहा है। इसी वेग परिवर्तन को काय को कह रहे हैं हम? वेग परिवर्तन की दर यानी कितने समय में ये काम हुआ। अभी मैंने कहा था कि गति समय पर डिपेंड करती है, हाँ या ना? क्लियर है? कितने समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ वो कहलाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। अब देखिए बल की और क्या परिभाषा मिली, देखिएगा जरा। पहली परिभाषा मिली हमें कि ऐसा कारक जो जड़त्व को परिवर्तित कर दे, स्थिर जड़त्व को गतिज जड़त्व में लाए। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा मिली कि हम वस्तु में किसका जितना द्रव्यमान है और इसमें हमने बल लगाया और बल लगा करके हमने अभी कहा वेग परिवर्तन कर दिया, वेग परिवर्तन को ही हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? ओके। त्वरण को हम शो करते हैं ए से, कैसे? अरे क्लियर है? तो बस यही कहलाया कि इतने द्रव्यमान में इतना त्वरण पैदा कर दिया, इतने द्रव्यमान में इतना त्वरण पैदा कर दिया, और अगर इनका मल्टीप्लाई कर दे तो यही कहलाएगा बल। नहीं आ रही बात सुन? तो एक अगली परिभाषा हमें क्या मिली? अगली परिभाषा यह मिली कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने वाला कारक, त्वरण उत्पन्न करने वाला कहलाएगा बल। क्यों? क्योंकि अगर बल नहीं होगा तो जिंदगी में कभी भी आपका वेग परिवर्तित कभी नहीं होगा। अगर गाड़ी 10 से 20 पर लाना है, 10 से कहां लाना है तो बल लगाना है, 20 से 30 पर लाना है तो 30 से 50 पर लाना है तो 50 से 100 पर लाना है तो उल्टा 100 पर आ गए, 100 से 80 पर आना है तो 80 से 60 पर आना है तो आप वेग परिवर्तन लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एक नई परिभाषा और हमें मिल गई है कि त्वरण की उत्पत्ति का कारण ही बल है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि त्वरण उत्पत्ति का कारण क्या है, तो त्वरण उत्पत्ति का कारण क्या है? बल। समझ में आ रही बात? अब त्वरण भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी इतना समझ गए आप क्या नहीं समझ गए? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु, अभी आगे हम पढ़ेंगे संवेग। क्या पढ़ेंगे? देखना जरा ध्यान से, क्योंकि इस बार हम पूरी चीजें इकट्ठी पढ़ाने वाले हैं। आप संवेग क्या कहलाता है? देखे, मोमेंटम। संवेग कहलाता है कि आप कोई वस्तु है, मान के चलिए रेल का इंजन है, यहां रेल है, यहां कार है, यहां साइकिल है, और तीनों 50 की स्पीड में है। रेलगाड़ी 50 की स्पीड में है, कार 50 की स्पीड में है, और हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो एक बात याद रखिए कि अगर हम 50 की स्पीड की रेल रोकना चाहें तो हमारे लिए असंभव है। हम खींच के रोक सकते क्या? कार को थोड़ा बहुत रोकना संभव है। समझ में आ रही बात? और साइकिल को हम घसीटते हुए रोक सकते हैं, यानी इससे चोट लगेगी कम, इससे लगेगी ज्यादा, और इससे सबसे। कारण क्या है? कारण यह है कि इनका द्रव्यमान, सुन रहे हो,
ये मान लेते हैं हजारों टन की है, ये कुछ 100 किलो 200 किलो की है, और साइकिल कुछ 5-10 किलो की है। इसका गुणा करोगे 500 आएगा, इसका गुणा करोगे 5000 आएगा, इसका गुणा करोगे कई लाख आएगा। बस यही कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो जब कोई वस्तु गति करती है, कोई भी वस्तु गति करती है, तो बल लगाने पर एक्चुअली बल लगता है, तो उसके भार को भी इंक्रीज यानी भार में अंतर लाता है, और साथ में एक्चुअली ध्यान रखना, मैंने भार शब्द लिया, मास शब्द नहीं लिया, क्योंकि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। सुन रहे हो? ध्यान रखिएगा। वो क्या करता है कि आपकी कार चल रही है तो कार की गति में परिवर्तन करेगा। एक्चुअली चलती हुई कार में 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक उसका वजन और एक उसकी गति। चलती हुई साइकिल में 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक उसका वजन, एक उसकी गति। समझ में आ रही बात? पक्का? भाई कार को रोकना, कार आप ब्रेक लगा, साइकिल को ब्रेक लगाएगा कुछ फुट जाकर रुक जाएगी। आप कार में ब्रेक लगाओगे कुछ मीटर जाकर रुक जाएगी। आप ट्रक में आप ब्रेक लगाओगे थोड़ा दूर जाकर के रुकेगा। लेकिन रेलगाड़ी में स्टेशन आने के किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ब्रेक लगाना पड़ते हैं। यानी एक परिभाषा और हमें मिल गई कि वेग जो बल जो है वो संवेग में परिवर्तन करता है। नहीं आ रही बात समझ में? एक नई डेफिनेशन मिल गई। यानी इतनी सारी डेफिनेशन से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली जो हमें परिभाषा मिली वो जड़त्व की मिली। नहीं आ रही बात समझ में? दूसरी हमें परिभाषा मिली त्वरण की मिली, जो त्वरण उत्पन्न कर दे वही बल है। तीसरी हमें परिभाषा मिली संवेग। क्या? पक्का? हमें संवेग की परिभाषा मिली कि जो संवेग परिवर्तन कर दे वही बल है। सही है? और चौथा, मान के लीजिए हम एक टमाटर हाथ में ले लें और दोनों हाथों में हम दबा दें और उसका आकार बदल दें, गोल था चपटा कर दें। सही है? एक आटा गीले आटे का हम कोई भी आकार बनाएं, गोल बनाएं, उसे हथेलियों से दबा दें, चपटा हो जाएगा। चपटे को दबा दें, गोल हो जाएगा। ऐसा दबा दें, लंबा हो जाएगा। अब एक और नई परिभाषा मिल गई कि बल वह कारक है जो आकार बदल देता है। क्या बदल देता है? तो बल को हमने कितने फैक्टर में काउंट किया? पहला काउंट किया जड़त्व में, दूसरा किया हमने त्वरण में, तीसरा हमने किया संवेग में, और चौथा हमने किया आकार में। इतने सारे काम बल करता है। कोई कह दे संवेग परिवर्तन का कारण क्या है? बल। जड़त्व परिवर्तन का कारण क्या है? बल। आकार परिवर्तन का कारण क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? और बल की काउंटिंग कैसे करते हैं? अब बात आई काउंटिंग की, हालांकि पढ़ना आगे है। सीधी बात है कि यहां पर ये मान के चलिए हमारा मंच रखा हुआ है, हम इस पर बल लगाएं। हमने कितना बल लगाया होगा? अरे ज्यादा लगाया होगा, ज्यादा सरक जाएगा। कम लगाया हुआ, कम सरक। एक बात। दूसरी बात, ज्यादा बल लगाएंगे अचानक 0 से 50 में आ जाएगा। कम बल लगाएंगे 0 से 5 में आएगा। यानी सीधी बात यह है, पहले हम इसका वजन काउंट करें कि इसका द्रव्यमान क्या है, यानी एम काउंट करें, और इस एम में हमने कितना एक्सेलरेशन पैदा कर दिया, ज्यादा या कम, वही फोर्स है एम इंटू ए। समझ में आ रही बात? अभी हमने बल की बात नहीं करी, हम पढ़ रहे एक्चुअली गति। लेकिन इस बार हमारे पढ़ाने का रवैया जो है, हम ये नहीं चाहते कि बोर्ड पर कोई हेडिंग आए और हम उसे डिफाइन करें। हमारा रवैया इस बार ये है कि आगे संवेग आए, उसका कम से कम 20% आपको पहले से पता हो। बल का हेडिंग डली आए, उसका पहले से 20 से 25% आपको पहले से बताओ। तो क्या आपको मेरी परिभाषा ये समझ में आई है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखें, विश्व की प्रत्येक वस्तु 2 अवस्थाओं में हो सकती है। नहीं बनेगा? कौन कौन सी? विराम अवस्था हो, क्लियर है? इसके आगे
गति एवं विराम दोनों अवस्थाएं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर एवं समय के सापेक्ष होती हैं। देखें जरा क्या है विराम अवस्था। यदि समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तब वह विराम समय में, उस समय में विराम अवस्था में कही। कोई बताएगा कि हमने समय क्यों काउंट किया, क्यों काउंट किया समय? सुनिए जरा क्यों काउंट किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भैया क्रॉस में आते हैं। एक आदमी यहां पर बैठा था, ये अभी बजा था घड़ी में 1, कितना बजा था? 1। मान लीजिए 1 बजा था, ये वस्तु यहां रखी थी और 1 से 2 बजे तक इसने न आकार परिवर्तन किया, न स्थान परिवर्तन किया, न त्वरण परिवर्तन किया, तो इस 1 घंटे के दौरान ये विराम में रही। मान के चलिए आपकी कार थी, आपने 1 बजे खड़ी कर दी, 2 बजे तक गाड़ी खड़ी रही, आप कहेंगे विराम अवस्था में है। लेकिन 2 बजे इस पर ड्राइवर बैठा और 3 बजे तक ये गाड़ी जबलपुर पहुंच गई, तो अब 1 से 2 के दौरान यही गाड़ी विराम अवस्था में थी और 2 से 3 के दौरान यही गाड़ी नहीं आ रही बात समझ में? यानी ये जरूरी नहीं है कि जो चीज विराम में है वो विराम ही में है। तो ये समय के सापेक्ष आप अगर इस 1 घंटे के दौरान देखें तो हम इसी चीज को कहेंगे ये विराम में है, और अगले घंटे में यदि आप देखें तो इसी को हम क्या कहेंगे? नहीं आ रही बात समझ में? उल्टा एक और, अब आप ये भी क्रॉस कर सकते थे कि सर प्रेक्षक के सापेक्ष, हाँ या ना? देखना आप, ये कार है, मान लीजिए ये कार है और इसमें 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 4। ये 4 लोग इसमें बैठे हैं, ये चारों एक साथ बैठे हैं, गाड़ी चली जा रही है, हम यहां पर सड़क पर खड़े हैं। ये चारों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं कि देखो अपन 4 ही जने स्थिर हैं। वो चारों स्थिर हैं, लेकिन वो चारों स्थिर नहीं हैं क्योंकि कार चल रही है। लेकिन आपस में कैसे है वो? क्योंकि वहां बैठा हुआ हर आदमी देख रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं बदला, ये कह रहा मेरे अकॉर्डिंग भी कोई नहीं बदला, जो जहां था वही है। तो ये आपस में कह सकते हैं कि हम स्थिर हैं। हम क्या हैं? अरे क्लियर है? ये क्या कहेगा? ये चारों गति कर रहे हैं, ये चारों क्या कह रहे? अपन स्थिर है, ये आदमी निकल गया। उदाहरण आप एक बेंच इस कमरे में छोड़ के जाते हैं रात में, आप सुबह आते हैं, आपको वही मिलती है और आप कहते हैं कि वो बेंच स्थिर है। क्या कहते हैं? बेंच स्थिर। लेकिन ये आपका इल्यूजन है, ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सभी एक कार पर सवार हैं, उस कार का नाम है पृथ्वी, और ये पृथ्वी लगातार, हाँ या ना, पृथ्वी गति कर रही है, उस पर हम बैठे हैं, हम भी गति कर रहे हैं, उसी पर बेंच रखी है, बेंच भी। लेकिन हमने स्थिर क्यों कहा? ये बेंच हम छोड़ के गए थे, बोर्ड के सामने थी, अभी भी बोर्ड के सामने है, गति नहीं की। तो ये हो गया समय के सापेक्ष और वस्तु के सापेक्ष। वस्तु के सापेक्ष नहीं सर की, नहीं यारी बात समझ में? पूरी धरती के साथ साथ तो ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। नहीं यारी बात समझ में? आ रही है। एक बहुत बड़ा पानी का जहाज, बहुत बड़ा पानी का जहाज इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक शहर तक छोटा मोटा बस सकता। आपस में बैठे हैं, आप उसके अंदर रह रहे हैं, आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखो अपन 3 घंटे से एक दूसरे के सामने बैठे हैं और स्थिर हैं, लेकिन क्या आप पानी में स्थिर हैं? आपकी जहाज लगातार चली जा रही है, लेकिन एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप स्थिर हैं। आशा है आपको समझ में आ गया। इसलिए 2 शब्द जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक समय और एक प्रेक्षक। नहीं आ रही वास्तव में?
क्लियर है? बोर हो रहे हैं आप लोग? गति अवस्था, यदि समय प्रेक्षक के वस्तु मतलब अवस्था में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। पत्ता भी हिल रहा है, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, हम कहेंगे गति अवस्था। जैसे पेड़ों का स्थिर, देखो जरा, पेड़ एक प्रकार से हम कह रहे स्थिर हैं। खड़े आदमी के सामने निकली कार, अब कार गति में है, कार वाला कह रहा है कि ये गति में। चलिए इनको पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, परीक्षा में आएगा। अब गति के कई प्रकार होते हैं, गति के कई प्रकार होते हैं। इनको खास तौर पर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक रास्ते के आधार पर कि आपका रास्ता क्या है, और दूसरा ये कि आप समय के अकॉर्डिंग क्या अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आप समय के अनुसार अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं तो बात अलग है, और आपका रास्ता कैसा है ये बात अलग है। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, आपका रास्ता ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सीधी गति करते हो, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि आप गति इस तरीके से करते हो, आपने पत्थर फेंका। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मूवमेंट का निश्चित ही ना हो कि आप कहां जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब देखिए जरा, आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या करता है? जाता है, आता है, जाता है, आता है। और ये पेंडुलम को आप अपने झूले से भी कंपेयर कर सकते हैं, सही है? ये झूला आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? झूला आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा, सही है? अरे सही है। लेकिन इस पूरे दौरान आपका रास्ता बिल्कुल सीधा रहेगा। नहीं आ रही बात सुन? आपका रास्ता नहीं बदलेगा। आप झूले में क्या करते हैं, सोचिए मन में। झूला आगे गया, रास्ता बिल्कुल सीधा है, पीछे आया, रास्ता बिल्कुल। क्या आपने कहीं रास्ता बदला है? एक बात समझ में आ रही बात? अभी हमने नाम नहीं लिए कि गति कितने प्रकार की है, समझ में आ रही बात? अब एक हम गति करते हैं, देखना, हमारा रास्ता एक बिंदु के चारों तरफ है। सुन रहे हो? जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना। नहीं आ रही बात सुन में? घड़ी के कांटों का घूमना। घड़ी का कांटा एक जगह बंधा है और ऐसा करके पूरी दुनिया घुमाया। नहीं आ रही बात समझ में? आपने एक पत्थर बांधा, आपने घुमाया, वो आपके पत्थर ने आपके हाथ को सेंटर माना और पूरा घुमाया। तो उसका मार्ग जो है, अभी मैंने मार्ग कहा, या तो सीधा है, या फिर आपका मार्ग कर्व है, या आपका मार्ग जिगजैग है, और या फिर ऐसा भी है कि आपका मार्ग एक सेंटर के चारों तरफ घूमा है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, यहां कोई लड़का हम खड़ा कर दें और उसके चारों तरफ हम चक्कर लगा के आए, ये भी एक गति है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सेंटर अपने ही अंदर बना लें। नहीं आ रही बात सुनना? सेंटर कहां बना लें? अपने ही अंदर हम सेंटर बना लें और उस सेंटर को मान करके घूम जाएं। नहीं आ रही बात समझ में? रोटेशन। ये मेरे पास रिमोट है, ये इसको सेंटर माने और घुमाए। क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? ये अपने ही अंदर एक सेंटर मान ले और घूम जाए। समझ में आ रही बात? अब ये हो गया उसका मार्ग। क्या हो गया? सुन रहे हो?
अब मार्ग के अलावा, अब मार्ग कैसा भी हो, सीधा हो, वृत्ताकार हो, सर्किल हो, वृत्ताकार, या आपका अंदर, आपके ही अंदर सेंटर हो, लेकिन अब डिपेंड करता है समय पर। समय के अकॉर्डिंग अगर आप एक निश्चित समय के बाद लौटते हैं, वापस वहीं आते हैं जहां आप थे, निश्चित समय के बाद जाना और उसी स्थान पर वापस लौटना कहलाता है आवर्ती गति, पीरियोडिक। एक निश्चित पीरियड के बाद वहीं लौटना, कुछ भी कह सकते। उदाहरण, घड़ी का कांटा, घड़ी का कांटा वृत्ताकार चलता है, मार्ग वृत्ताकार है। अगर मार्ग के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो हम कहेंगे वृत्तीय गति है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। लेकिन अगर हम समय के अनुसार पूछेंगे तो हम कहेंगे आवर्ती गति है। सेकंड का कांटा 1 मिनट के बाद वहीं आ जाएगा जहां से चला है। सेकंड का कांटा वहीं आ जाएगा जहां से चला है। घंटे का कांटा 1 घंटे बाद, सॉरी, मिनट का कांटा 1 घंटे बाद वहीं आ जाएगा जहां से चला है। सही है? और घंटे का कांटा 12 घंटे के बाद वहीं आ जाएगा जहां से। कोई दिक्कत? ये आवर्ती गति है। पेंडुलम, पेंडुलम मार्ग के लिए पूछा जाए तो इसका मार्ग सीधा है, यानी ये गति कर रहा है सरल गति। सरल यानी सीधा, मार्ग के अकॉर्डिंग ये सरल है, हाँ या ना? लेकिन अगर हम इसे देखें तो पेंडुलम 1 सेकंड में यहां जाता है और अगले सेकंड में यहां आता है, फिर 1 सेकंड में यहां जाता है, अगले सेकंड में यहां आता है। 2 सेकंड बाद, हर 2 सेकंड के बाद ये 1 2 1 2 1 2 1 2, हर 2 सेकंड के बाद ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। पीरियोडिक गति, पीरियोडिक गति। समझ में आ रही बात? आवर्ती गति क्या कहेंगे? अब देखिए पृथ्वी की गति। पृथ्वी, अगर पृथ्वी को मार्ग के अकॉर्डिंग देखा जाए, मार्ग, उसका पथ, उसका रास्ता, पृथ्वी का रास्ता सीधा नहीं है। पृथ्वी का रास्ता, ये पृथ्वी है या ये सूर्य मान लीजिए, ये पृथ्वी है, इसका रास्ता सीधा नहीं है। इसका रास्ता एक सर्किल है कि नहीं है? तो मार्ग के अकॉर्डिंग आप इसे सर्कुलर कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन यह भी देखा जाए कि 365 दिन के बाद ये वही आ जाती है जहां से चली थी। नहीं आ जाती है? कितने दिन के बाद? 365 दिन के बाद वही आ जाती है जहां से चली थी। अतः इसकी गति आवर्ती गति है। तो समय के अनुसार ये आवर्ती भी है, लेकिन मार्ग के अनुसार ये वृत्तीय है। पेंडुलम मार्ग के अनुसार सरल है और समय के अनुसार आवर्ती है। नहीं आ रही बात सुन? अब रोटेशनल क्या है? रोटेशनल मोशन, जब कोई वस्तु अपने ही अंदर कोई केंद्र बना ले और उसके चारों तरफ लट्टू जैसा, जैसे आप कोई चक्री घुमाते हो। चक्री कैसे घूमती है? अभी आप गेम करने के लिए कोई सिक्का लें, उस सिक्के को घुमा दें तो सिक्का अपने ही अंदर एक केंद्र बना लेगा, घूमता जाएगा, अपने ही अंदर केंद्र बना लेगा। उसे कहेंगे रोटेशन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी की गतियां दोनों प्रकार की है। एक सूर्य के चारों तरफ घूमना, हाँ या ना, और एक अपने ही अक्ष पर घूमना।
लेकिन दोनों गतियां आवर्ती गति कहलाएंगी। अब आप कहोगे सर दोनों क्यों आवर्ती गति कहलाएंगी? आवर्ती में एक बात है कि निश्चित समय के बाद आपको वहीं लौटना है। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाए तब 365 दिन के बाद वहीं आ जाती है, और अगर खुद के चक्कर लगाए अक्ष के तो 24 घंटे के बाद वहीं आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आज 24 घंटा लगे, परसों 48 लगे, या फिर कोई दिन 15 घंटा लगे। ऐसा है क्या? आवर्ती। मुझे लगता है कि बातों में आपको समझ में आ गया। मैं पानी पी के आ रहा हूं, 1 मिनट लगेगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, उन्होंने भगाओ सब बच्चों, काय के लिए बैठे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कच्चू ने चुके हैं। तो कश्मीर जाने बैठे ही नहीं है, कश्मीर जाने बैठे नहीं है। जल्दी चेक कर कितने बनने लग कर रहे हैं लगभग? 8-10 बुक्स ले लेंगे। उनका नहीं बैठ गया, क्या खिलाने आए? वो आ रहा है इधर ही कब तक आ रहा हो जाए तो वही तो हम देख रहे हैं। हम सेट हमने तो ये उन्हें गिरा किया है कि हमने अंदर नहीं कंप्यूटर सेट ही बनवाया जी के योगन ने ये तो बनवाया हमारे क्या कह रहा है कंप्यूटर सेंटर खुलने डीसीपी सब और नहीं है। बिजनेस चालू करने तो हम लगकर फसाद चल रहे टोटल तो पैसा और सब फसाद चल रहे। आज नहीं ये बूढ़े होने लगे हैं, जब ही कमा है। अब तो भूखे भी रहे हाँ भाई। चलो अब तो कह रिलैक्स और चलो देखते हैं। अब इन चीजों को हम देखते हैं 1 बाई 1 बतौर डेफिनेशन। अभी हमने आपको बता दिया कि एक ही चीज 2 जगह काउंट हो जाएगी। मार्ग के तौर पर अलग काउंट होगी
और यदि हम बात करें तो अलग काउंट होगी। बताया ना हमने। गतियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार इस वस्तु के पथ के प्रकार और उनके स्थान के परिवर्तन आदि आधारों पर किया जाता है। इन्हें देखें, सरल रेखीय गति, सुन रहे हो, एक्चुअली एक प्रकार की लाइनर मोशन है, एक लाइन में गति करना। आपका रास्ता बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई सीधी चलती हुई कार, चलती हुई रेलगाड़ी, या कोई सीधी जाती हुई सेना की टुकड़ी। नहीं आ रही वास्तव में? पक्का? तो हम कहेंगे मैडम सामने देखो, क्या कर रही हो, पानी पी लो। चलो, वक्रीय गति, कर्व। अभी मैंने बताया कि आधा वृत्त बनाते हुए कोई वस्तु गिरे या फेंकी जाए। आप यहां खड़े थे, आपने फेंक दी, सुन रहे हो, क्लियर है? तो यहां पर यह कहलाएगी आपकी वक्रीय गति। वक्र करना यानी कि एक प्रकार से सर्किल बनाने का प्रयास करना, लेकिन पूरा सर्किल नहीं। पूरा बन जाएगा तो फिर वो सर्कुलर हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? अगर पूरा सर्किल बन गया तो वृत्ति हो जाएगी, फिर वो कर्व कब तक रहेगी, जब तक सर्किल पूरा ना बने। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय गति देखो जरा। ओके बेटा, मैं बार बार पूछ रहा था, दिक्कत आ रही है, मुझे पूछ रहा था, आपने मना कर दिया। एक बेंच पीछे चले जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं एक बेंच पीछे चले जाओ। ना दिखने के कारण बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। एक बेंच पीछे चले जाओ। एक जन यहां जाओ, एक जन यहां चले जाओ, क्योंकि अगर चित्र नहीं दिखेगा, पटेल साहब आप उस तरफ चले जाओ। सर आप सरक जाए जरा। एक जन इस बेंच पे आ जाओ, इस पे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। नहीं रखना, यहां बैठ जाओ। अब दिख रहा है? कलम बेंच और पीछे करा देंगे, पीछे करा देंगे हम। तो वृत्तीय गति हो गई। अनियमित गति, अनियमित गति रैंडम, जिसके मार्ग का कोई भरोसा, क्लियर है ना? पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, कब कहां मुड़ जाए। मक्खी आसमान में उड़ रही है, ना जाने कब मुड़ जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल रेखीय गति, सरल बिल्कुल लाइनर। अब सीधा, जब कोई कण या पिंड या वस्तु, सुन रहे हो, एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। कदम ताल करती हुई सेना की टुकड़ी, वस्तु ऊर्ध्व, कोई आप गिरा दो, वस्तु सीधी लाइन में आएगी कि ऐसे ऐसे आएगी? सीधी आएगी, तो ये कौन सी गति कहलाएगी? सरल गति। सुन रहे हो? आसमान में सीधा उछाला हुआ पत्थर, लेकिन तिरछा नहीं। आप तिरछा उछालोगे तो कर्व बनाते हुए नीचे आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर सीधा आसमान में उछालें तो वो वाला उछाला गया पत्थर जाते समय और दोनों समय सरल गति करेगा। सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार। ओके, क्लियर है? वक्रीय गति, वक्रीय गति में आपको बता चुका हूं, कर्व बनाते हुए किसी घुमावदार वक्री पथ पर गति करता है, वक्री गति कहलाती है। इस पिंड की दिशा परिवर्तन के साथ देखिए जरा, घुमावदार सड़क पर। अब देखिए जरा, आपकी कार मुड़ रही है, आपकी कार, यहां से आप गए, जा रहे, आपने ऐसा मोड़ ली कार, ये देखिए एक कर्व बन गया, पूरा वृत्त नहीं बना है, तो ये कहलाएगी वक्रीय गति। क्या कहलाएगी? अच्छा एक बात और, वक्रीय गति और एक बहुत ज्यादा टास हो जाता है, एक प्रकार से कसमकस आ जाती है दो गतियों में, एक वक्रीय गति और एक आ जाती है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टल मोशन। जब आप किसी वस्तु को वक्र तो बनाते हैं, लेकिन जब आप किसी पत्थर को फेंकते हैं, हाँ है ना, और मात्र उस पर एक बल काम करे, और वो बल काम करे गुरुत्वाकर्षण,
मात्र। दूसरा कोई बल काम, उसे कहते हैं प्रक्षेप्य गति। लेकिन जब आप अभी कहोगे कि सर कार मोड़ रहे थे, कार मोड़ रहे थे, अगर धरती में हम कार मोड़ रहे थे तो कौन सा बल काम कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ आपने दो बल सुने होंगे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। सुना है ना? नहीं सुना है? अतः कार मोड़ते समय आप केवल वक्रीय गति कहेंगे, प्रक्षेपी गति? प्रक्षेपी गति तभी होगी जब आप आसमान में तिरछा कोई पत्थर फेंकें या वस्तु फेंकें और वो एक कर्व बनाते हुए नीचे आए। ओके? यहां पर बहुत जरूरी है कि केवल जी काम करेगा। क्यों जी काम करेगा? आप कहोगे सर आप यहां पर कोई भी अभिकेंद्रीय बल काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें आपने कोई सेंटर नहीं बनाया है। जबकि सड़क पर जब कोई कार मुड़ती है तो इस मोड़ का एक निश्चित सेंटर होता है। अब आगे बात समझ में? चलिए तो यहां पर आते हैं, अब आ जाते हैं वृत्तीय गति। नाम ही है वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति कौन है? जो एक केंद्र के चारों ओर घूम रही है। खास तौर पर यदि हम कहें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रहों की गति। और उदाहरण ले लें, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनकी गति भी वृत्तीय गति होती है। कोई डाउट? ठीक। कोई पिंड किसी वृत्ताकार गति करता है तो उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। गतिमान पिंड किसी भी समय अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है, कभी भी ना ये पास आता है ना दूर जाता है, एक सा बना रहता है। ओके। अच्छा, वृत्तीय गति कब बन जाती है आवर्ती गति? जब वो एक निश्चित समय की वृत्तीय गति तो है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किस समय लौट कर आएगी। चल जैसे कोई लड़का ग्राउंड पर दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ लड़का, कोई भरोसा नहीं कब वो तेज हो जाएगा, कब धीमा हो जाएगा, कितनी देर बाद वापस आएगा, कितनी देर बाद वापस नहीं आएगा। तो वृत्तीय गति तो है लेकिन निश्चित समय ना होने के कारण आवर्ती गति नहीं है। हमारी बात समझ में? और आवर्ती गति का क्या मतलब है? चाहे आप पथ कोई भी हो, चाहे आपका सीधा हो, चाहे आपका गोल हो, बस निश्चित समय के बाद आप वहीं आ जाएं जहां से आप चले थे। देखें, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, सूर्य के चारों गति, पृथ्वी के चारों, चंद्रमा की, ये सब हम आपको बता चुके हैं। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। फिर वही बात, एक समान क्या है? जिसमें आपका त्वरण जीरो है। अब त्वरण आप समझ गए होंगे। त्वरण का मतलब है आपके वेग का बढ़ना या घटना, वेग का परिवर्तन होना। वेग को ओके, वेग का परिवर्तन होना ही क्या है? त्वरण है। तो जहां पर त्वरण ना हो, यानी 100 की स्पीड में हो, आप 100 में चल रहे और 100 में है ना 101 हो रहे ना 99, मतलब आपकी गाड़ी में त्वरण नहीं है। याद रखना, जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी चल रही है तो त्वरण हो। समझ में आ रही बात? जैसे पृथ्वी गति करती है लेकिन पृथ्वी का त्वरण शून्य है। क्यों? क्योंकि उसकी गति कभी चेंज होती ही नहीं है। नहीं आ रही बात सुन? अरे क्लियर है? और इसीलिए पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य जीरो माना कार्य जब हम पढ़ेंगे। इसीलिए वृत्तीय गति करते हुआ कोई भी पिंड जीरो कार्य करता है, यानी वो जहां से चलता है वहीं आ जाता है, सार कुछ नहीं निकलता। अब आगे बात समझ में? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? देखें, इसकी वृत्तीय गति ये आप पढ़ते रहिएगा। आप देखो जरा, ये केंद्र के चारों ओर वृत्तीय गति है। ओके, यहां देखते हैं ये अर्थ है और इसके चारों तरफ चंद्रमा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति, रैंडम, इसे हम ब्राउनी गति भी कहते हैं।
केमिस्ट्री में आएगा ब्राउनी गति। अब पानी में कचरा घोल दीजिए, कचरा किस तरफ कब जाएगा भरोसा? मक्खियां आसमान में कहां कब जाएंगी कोई बता? पक्षी आसमान में कहां से कब जिगजैग करके मुड़ जाएगा पता है क्या? ओके, देखें जिगजैग करके ब्राउनी गति कहते हैं। आकाश में पक्षियों की गति, गैसीय अणु। अब यहां पर गैस है, कौन सा अणु कब कहां होगा पता है क्या? चींटियों की गति, धूल के कणों की गति, पक्का? ठीक, ये देखिए जरा, कोई भी कण ओके कब किस दिशा में मुड़ जाए। ये पक्षी उड़ रहे हैं, कब किस दिशा में मुड़ जाए कोई भरोसा है क्या? चलिए अब आते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल। अब रोटेशनल हमने आपको बताया ना, स्वयं के अक्ष के अंदर, स्वयं अपना केंद्र अपने अंदर बना लेना। देखें जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, घूर्णी गति कहते हैं। घूर्णी गति और वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है, लेकिन ये भ्रम है हमारा। क्यों भ्रम है? वृत्तीय गति ये है और घूर्णी गति बॉल को स्पिन कर देना, ये घूर्णी गति है। नहीं बनेगा वृत्तीय गति पिंड गति, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष पिंड से पृथक यानी वस्तु से बाहर, अक्ष यानी केंद्र। देखें घूर्णी गति के प्रमुख उदाहरण वाहनों के पहिए। घूर्णी गति, आपका पहिया मान लीजिए हमारे हाथ में पहिया है, ये पहिया अपने ही अंदर इसने एक केंद्र बना लिया है, वो घूमता जा रहा है। तो पहिए की गति हमेशा वृत्तीय गति नहीं होती, घूर्णी क्या होती है? हाँ या ना? लेकिन इस पहिए पर आप एक स्पॉट बना दीजिए, स्पॉट रेड येलो बना दीजिए। अब मान लीजिए कि वो स्पॉट नहीं, एक आदमी बिठा दिया हमने, तो वो आदमी अगर इस पे बैठ जाए तो वो करेगा वृत्तीय गति, क्योंकि उस आदमी ये कहेगा कि हम अपने अंदर थोड़ी चक्कर लगा रहे, हम तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे। लेकिन पहिया क्या कर रहा? खुद के चारों ओर चक्कर लगा रहा। अब आ रही बात समझ में? क्लियर है? देखें अपने अक्ष पृथ्वी की गति, ये देखो, इस मोशन को देखो, ये अपने ही अक्ष के चारों तरफ, हाँ या ना? और इसको देखो, ये अपने बाहर एक अक्ष बना लिया और उसके चारों तरफ। तो ये वाली गति जो हो रही है वो वृत्तीय गति हो रही है, और ये वाली जो गति हो रही है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बनेगा या नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? देखिए दोलन अथवा कंपन, कंपन, फिर मैंने कहा था कोई बड़ी वस्तु जाए और आए, हम कहते हैं दोलन। फॉर एग्जाम्पल आप झूला झूलें, आप झूला पर बैठ जाएं, झूला जाए और आए, दोलन। लेकिन वही काम एक बारीक कण करे। ओके, आप यहां एक पतला तार बांध दीजिए, ठीक है, इसे आप खींचिए तो ये इस तरीके से मूव करने लगेगा, करने लगेगा। ये चीज पतली है, बारीक है, तो इसी को हम कहेंगे कंपन। क्या कहेंगे? और हमने इसे डिफाइन किया था तरंगों में। 1 सेकंड के अंदर दोलनों की संख्या, इसे हमने कहा था आवृत्ति, नहीं कहा था? और इसे हमने हर्ट्ज में नापा था। क्या में नापा था? अच्छा, अगर एक सितार का तार, मन में सोचिए आप सितार बजा रहे हैं, आपने सितार के तार को किसी सिक्के से छू दिया, एक प्रकार से हमने तार को खींचा और छोड़ दिया। मार्ग के अनुसार यह सरल गति है, क्योंकि वो तार सीधी रेखा में जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, और सीधी रेखा में ही आएगा, जाएगा।
तो मार्ग के अनुसार सरल गति है, सही है। लेकिन अगर अब हम इसे पीरियोडिक कॉल के अनुसार देखें, टाइम के अनुसार देखें, तो ये निश्चित समय के बाद जाएगा और हम कहेंगे आवर्ती गति है। नहीं कहेंगे? बोलो, कहेंगे? तो मैंने इसलिए दोनों चीजों को बताया। मैंने कई बच्चों को देखा कि उनने वृत्तीय गति पढ़ ली, उनने पढ़ा सर पृथ्वी वृत्तीय गति करती है, और जब आवर्ती गति की बात आई, फिर पृथ्वी आवर्ती गति करती है, तो उनने कहा सर फाइनल बताओ कि करती क्या है। अब ही तुम कह रहे थे कि आवर्ती गति है, अब ही तुम कह रहे थे कि वृत्तीय गति है का। तो भैया एक ही चीज दो चीजें कर सकती है। मार्ग के अनुसार डेफिनेशन अलग है, समय के अनुसार डेफिनेशन अलग। आशा है समझ में आ गया होगा। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है, इसे पिंड अथवा कंपन कहा जाता है। बता दिया हमने दोलन कंपन संपन्न के उदाहरण। घड़ी के पेंडुलम की गति भैया आगे आगे पीछे जाते हैं, दोलन कहलाते हैं। बारीक चीजें होती तो कंपन कहलाती। चलिए ये हो गया। प्रक्षेप पक्का? बनाएगा वक्र, बनाएगा क्या? वक्र। लेकिन काम करेगा मात्र गुरुत्वाकर्षण। अगर वस्तु ऊपर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है, जब वस्तु नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग काम करती है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? इसलिए ध्यान रखिएगा, बाद में अपन पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जब वस्तु नीचे आती है तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जी, हाँ या ना? जबकि अगर हम कहें कि ऊपर जा रही है तो माइनस ऋणात्मक, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हैं। विरुद्ध यानी माइनस, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना यानी प्लस। ओके? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखो जरा, बता चुकी। पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से केवल गुरुत्वीय बल कार्यरत हो, प्रक्षेप वस्तु कहलाती प्रक्षेप। हमने कोई ऐसी वस्तु फेंकी है जिस पर केवल केवल कौन काम कर रहा? देखना, यद्यपि प्रक्षेप बल के और अन्य कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। अब प्रक्षेप गति, जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से, तिरछे रूप से पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है, यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्री गति में आता है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया जाता है, प्रक्षेप गति कहलाता है। अब देखें जरा, क्षैतिज परास यानी एक्चुअली रेंज, हमें सबसे ज्यादा रेंज में पत्थर फेंकना है, तो ध्यान रखना प्रक्षेप गति के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला एक है कि आपको यदि रेंज सबसे ज्यादा चाहिए, आपको प्रोजेक्टाइल, आपको गति कराना है। अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो पत्थर कितनी ऊंचाई पर जाए, लेकिन दूरी पर नहीं जाएगा, पत्थर वहीं के वहीं आए। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा तिरछा फेंकोगे यहां गिरेगा, और थोड़ा तिरछा फेंकोगे यहां गिरेगा। तो आप चाहते ये हैं कि सबसे ज्यादा दूर पत्थर जाए, हाँ या ना? बचपन में गिल्ली डंडा खेला है? क्या करते थे? अगर सामने वाले को हराना है, उसको से हमें अपना दाम लेना है, तो क्या करते थे कि गिल्ली बहुत दूर जाए। तो हम क्या सोचते थे? अगर किसी ने ऊपर फेंकी तो वो देते ही गिरी। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं कि दो अक्ष होते हैं, दो, ये पृथ्वी का है, ये आकाश का है। हम जब इस पर कोण बना करके फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा रीडिंग आती है। समझ में आ रही बात? और इन दोनों के कोण होते हैं 90 के, और इसका आधा कितने का होता है? 45 का। कितने का? तो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें वस्तु को फेंकना है। अब ये केवल देख लो आप,
हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ाया। जब हम ये जी के बारे में पढ़ा देंगे फिर हम आपको सवाल कराएंगे कि अगर इतने डिग्री हुई कोण बनाते हुए आपने वस्तु को फेंका तो वस्तु कितनी दूर जाएगी। अभी आपने 45 का कोण बनाया, सबसे दूर जाएगी, लेकिन अगर 30 डिग्री का कोण बनाते तो कितनी दूर जाती। आप हमारी बात समझ रहे हो? देखें, तो अभी केवल देख लीजिए इनकी चर्चा। हम ये सूत्र जो है आपको हम चर्चा करेंगे। तो 45 डिग्री का कोण आपको चाहिए, ठीक है। अब काय के आधार पर कहा बने? पुनरावृत्ति के आधार पर। काय के आधार पर? फिर वही देखो, आवृत्ति गति आ गई। जब कोई वस्तु क्या करेगी? बार बार रिपीट होगी। देखें जरा, जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति की पुनरावृत्ति की जाती है, आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से आरंभ होकर उसी बिंदु पर पहुंचने में लगा जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? तो एक बात याद रखना, अब आवर्तकाल किन किन चीजों का होगा? जितनी चीजें हमने आवर्ती गति में पढ़ी हैं उनका एक आवर्तकाल होगा। उदाहरण के लिए आपसे कहा जाएगा, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि घड़ी की सुइयां आवर्ती गति करती हैं, घड़ी का पेंडुलम आवर्त गति करता है। एक झूला झूलता हुआ लड़का या लड़की आवर्ती गति करती है। कहा है? नहीं कहा है? तो मजेदार बात यह है कि अब अगला क्वेश्चन आएगा जब आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे कि बताइए गर्मियों में घड़ी सुस्त होगी कि ठंडियों में घड़ी सुस्त होगी। एक लड़की अगर ध्रुव पर जाकर के झूला झूले और विषुवत रेखा पर झूला झूले तो उसका झूला कब सुस्त हो जाएगा? अगर कोई लड़की के बाजू में आकर एक लड़की बैठ जाए तो उसका झूला सुस्त हो जाएगा या तेज चलने लगेगा। अगर लड़की झूले चलते समय खड़ी हो जाए तो क्या होगा? पेंडुलम वाली घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जाएं, क्या होगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो अभी हाल इतना याद रखना कि तेज कौन है। पहले तो ध्यान रखना, दो शब्द देखें, तेज फास्ट और सुस्त, ये दो चीजें। तेज और सुस्त कौन है? तेज वो है जो जल्दी जल्दी आ रहा जा रहा है। एक बात, साइंस में किसी एक बात पर जोर दिया जाता है, दूसरी बात पर जोर नहीं दिया जाता। मूर्खों जैसी बहस नहीं करी जाती। जैसे अगर आप झूला झूल रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़का लड़की झूला झूल रहा है, ये जाता है वापस आता है और इसे जाने में और आने में ज्यादा समय लगता है, बल्कि घड़ी में एक पेंडुलम लगा है, निश्चित तौर पर है पास तक जाएगा, आएगा। इसका समय ज्यादा है, इसका समय कम है, तो ये फास्ट है, ये स्लो है। अब ये मत कहना कि सर इसे तो दूर तक जाना है, ये तर्क नहीं है। मैंने ये पूछा कि फास्ट कौन है? फास्ट वो है जो जल्दी वापस आ रहा है। सुस्त कौन है? जो देरी में आ रहा है। हमने ये नहीं पूछा कि दूर तक जा रहा कि नहीं आ रहा, हमने ये नहीं कहा आपसे। जिस चीज पर हम डिपेंड नहीं है आपको उसका जवाब नहीं देना। हमने आपसे ये कहा है कि फास्ट कौन है? फास्ट वो है जो जाए जल्दी आए, जाए जल्दी आए, जाए जल्दी आए। हमने ये नहीं कहा कि कितनी दूर जाए वो कितनी दूर ना जाए। अब मेरी बात समझ गए हो? तो अब आवर्तकाल आप समझ गए कि जाने में और आने। अब इसका मीनिंग हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। अब कई लोग करते क्या हैं, यहीं पर पढ़ने का प्रयास करते हैं कि चलो आवर्तकाल है, झूले का आवर्तकाल पढ़ लें, घड़ी का आवर्तकाल पढ़ लें। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आवर्तकाल डिपेंड करता है जी पर।
गुरुत्वाकर्षण पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। जब तक गुरुत्वीय त्वरण समझ में नहीं आएगा कि कब गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है कब कम होता है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। नहीं आ रही बात समझ में, आएगा ही नहीं समझ में। इसलिए मैंने आपके जो नोट्स का क्रम बनाया है वो बनाया है उस तरीके से कि पहले ये समझ में आए तो वो समझ में आएगा। समझ में आ गई बात? तो आवर्तकाल की आवश्यकता यहां है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहां नहीं, हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बाद। ओके, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलिए, आवर्ती गति हो गई। आवर्ती गति के उदाहरण सीधी बात है। आवर्ती गति क्या है? घड़ी की सुइयों की गति है, बता दिया हमने। सूर्य के चारों पृथ्वी की गति है, ठीक है। सरल आवर्ती गति, अब नाम क्या है? सरल आवर्ती। अब आवर्ती गति है लेकिन एक सीधी रेखा में है, पेंडुलम की गति, झूला झूलते हुए लड़का या लड़की की गति। हाँ या ना? लेकिन भैया ध्यान रखना, अगर आप किसी ऐसे झूले पर बैठे हैं, मान के चलिए झूले दो प्रकार के होते हैं कि आपने एक रस्सी बांधी है और आप झूल रहे हैं, ये सरल गति में आएगा और आवर्ती गति में आएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे झूले पर बैठे हैं जिसमें टोलियां चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, तो ये गति वृत्तीय गति है और साथ में आवर्ती गति है। समझ में आ रही बात? चाहे वो झूला इस तरीके का हो, चाहे वो झूला इस तरीके। ओके, चलिए ये बातें ध्यान देते जाना, क्योंकि प्रश्न यहां तो ठीक है, प्रश्न वहां बनने वाला है कि घड़ी कब सुस्त चलेगी, कब धीमी चलेगी। अगर अभी तक खूब रहता चंद्रमा पर ले जाएं और अब प्रश्न आने वाला है बुध पर ले जाएं और बृहस्पति पर ले जाएं और शनि पर ले जाएं, तो बताओ घड़ी क्या होगी? और अब रट के गए हैं चंद्रमा। बुध की चर्चा तो हमने कभी करी नहीं, है ना? तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पता होना चाहिए। घड़ी के दोलक द्वारा दोलन की गति, आवर्तकाल। आवर्तकाल हम बता चुके, जाने में और आने में जो समय लगता है आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा, वही चीज बड़े में कहलाए तो आवर्तकाल, और यही चीज अगर कोई बारीक चीज है तो उसे कहेंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। से हम नापेंगे काय में? हर्ट्ज में। बारीक चीज है, एक सेकंड में कितनी बार आ जा रही है? हाँ? व्यक्ति का चलना, व्यक्ति कैसा चल रहा है? मान लीजिए हम, तो लीजिए व्यक्ति का चलना, हम हैं, हम व्यक्ति हैं कि नहीं है? हम जो चल रहे सीधे, कौन सी गति? अब हमने इस डेस्क को बना लिया केंद्र, हम चारों तरफ घूम आए, ठीक है। लेकिन हम केवल आधे मुड़े, यहां तक गए, यहां रुक गए, वक्रीय गति है। तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि व्यक्ति की गति कौन सी गति है, वो कैसे चल रहा है आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, फिर भी मन में कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कोई नहीं सकता, इस किताब में था, नहीं हो नहीं सकता। व्यक्ति की गति आपको बताना पड़ेगी। व्यक्तिगत, अगर व्यक्ति की गति है तो फिर वो अनियंत्रित गति है, जिगजैग। कोई भरोसा है कि आप कहां तक जाएंगे? आप सड़क पे चल रहे हैं, हमें पता है कि आप कहां तक कैसे जाएंगी, तो तुम अगले पल मुड़ जाओ। जिसका पता नहीं, अनियमित गति है ना। तो सारी चीजें जब तक क्वेश्चन की कंडीशन क्लियर नहीं है, इसीलिए कहते हैं हमने आपको एक बात के लिए रोका है, बार बार आपको एक बात के लिए हमने रोका है कि मार्केट में कई सारी किताबें आती हैं। हमने आपको ये तक कहा था कि एक बच्चा अड़ गया था, क्या होता है मूर्खों से बहस करना। एक बच्चा अड़ गया था, बहुत 3-4 साल पहले की बात है, बोले सर पत्थर में कौन सी गैस पाई जाती है? मैंने कहा ये पत्थर ठोस है, गैस तो है ही नहीं। अब आप ये मत कहो कि पत्थर में कौन सी गैस पाई जाती है, पहले तो सही क्वेश्चन करो। अब अड़ गया, नहीं वो तो पाई जाती है सर। हमने कहा नहीं पाई जाती है। हाँ, अब बात करो पत्थर को जलाने पर तो सिलिका है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो हम बता रहे कौन सी गैस निकलेगी। लेकिन कंडीशन है हर चीज की,
आप उस, जैसे आपने हिंदी पढ़ी, अब हिंदी में कुछ शब्दों का जन्म संधि से हुआ। अब जबरन कोई कहे कि समास बताओ, अब उसमें समास है ही नहीं। जिसका समास में जन्म हुआ कोई जबरन कहे का बताओ, संधि बताओ। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दोनों में जन्म हुआ। तो अपन को सबसे पहली बात उन किताबों को अवॉइड करना है जहां पर क्वेश्चन बना तो दिया जाता है लेकिन उसकी कंडीशन फॉलो नहीं की जाती। वहां पर आंसर देना बड़ा खतरनाक होता है। समझ में आ रही बात? थक गए हो आप लोग? फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ये एक्चुअली फेज दूरी, अब कितनी दूरी तक जाते हैं, ये डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? न्यूटन की गति के नियम। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। आपको ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब कहोगे सर हर बार यही कह देते हैं पहले बता चुके हैं। आप पढ़िए पहले, फिर बताइएगा कि हमने आपको बताया है कि नहीं बताया। लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत बारीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि कब कौन सा नियम लग रहा है। ओके? खिसके बढ़ रहे सारे लोग। देखें आप, न्यूटन ने गति के नियम बनाए नहीं हैं, गति के नियमों को कलेक्ट किया है। क्योंकि पहले ही नियम आया है जड़त्व का नियम, और जड़त्व की खोज करी थी गैलीलियो ने। कौन ने करी थी? इसलिए जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने और कलेक्ट किया था न्यूटन ने। और जब न्यूटन ने गति के नियम बनाए तो जड़त्व के नियम को अपने पास कलेक्ट कर लिया। अंतर इतना आ गया था कि जड़त्व को गैलीलियो ने डिफाइन किया, लेकिन वो गति से नहीं जोड़ पाया कि गति के अन्य दो नियम और होंगे। अतः नियम कौन ने बनाए थे? न्यूटन ने। लेकिन जड़त्व का नियम कौन ने बनाया था? गैलीलियो। अच्छा, पहले ही नियम जड़त्व का नियम नहीं पढ़ाया। कोई भी वस्तु जो स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गति कर रही है वो, हाँ या ना? जब तक कि उस पर कोई बाह्य, क्या हो गया? पहला नियम। लेकिन अब पहला नियम लिखने नहीं आएगा, हम 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं दे रहे। अब आएंगे आपके पास एग्जाम्पल। आप क्या कहेंगे कि उदाहरण दीजिए। हमने कहा ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, जब ये बल लगाएगा तो पहले अपने स्थिर जड़त्व को खत्म करेगा और काय में आएगा, और अगर ये दौड़ रहा होगा तो पहले ये गतिज जड़त्व में है, ये अपने आप को कंट्रोल करेगा, बल लगाएगा और आएगा स्थिर जड़त्व। सही है? अब देखो जरा, प्रश्न आता है, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज रुकने के पहले कई किलोमीटर रनवे पर दौड़ता है। कई किलोमीटर? कारण क्या है? जड़त्व तो है, सही कारण, सटीक। गतिज जड़त्व। क्या कारण है? कारण यह है गतिज जड़त्व। इस गतिज जड़त्व के कारण ही उसे दौड़ना पड़ रहा है। अगर ये ना होता तो उसे दौड़ना नहीं पड़ता, सीधा रुक जाता। नहीं आ रही बात? बड़े पक्षी, अब उल्टा, जहाज में उल्टा कर दो कि उड़ने के पहले दौड़ना पड़ता। काय के कारण? स्थिर जड़त्व के कारण। बड़े पक्षी, बाज, उड़ने के पहले ये कुछ देर दौड़ते हैं, उड़ने के पहले दौड़ते हैं स्थिर जड़त्व के कारण, और ये रुकने के पहले भी कुछ देर दौड़ते हैं। ठीक, आप यानी एक व्यक्ति तेज दौड़ रहा है
लेकिन अचानक नहीं रुक सकता। अचानक क्यों? गतिज जड़त्व के कारण। एक खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक स्पीड में नहीं आ सकता, स्थिर जड़त्व। सही है? क्या कारण है कि अगर आप ऊपर देखकर चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि नीचे कुछ पत्थर आने वाला है या कोई अड़चन आने वाली है, और आपके पैर में वो अड़चन आ जाती है और आप मुंह के बल गिर पड़ते हैं। क्या कारण? गतिज जड़त्व। क्या कारण है? गतिज जड़त्व के कारण क्या होता है? गतिज जड़त्व, ये आदमी है, चला जा रहा है, पैर के नीचे कोई अड़ास आ गई, ये रुक गए, ये स्थिर जड़त्व में आ गए, ये गलित जड़त्व में है, मुंह के बल गिरेगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? आप एक दरी पर खड़े हैं, हमने दरी नीचे से सरका दी, आप गिर पड़े स्थिर जड़त्व के कारण। काय के कारण? क्योंकि आपका शरीर स्थिर रहना चाहता है, लेकिन दरी के साथ पैर चल पड़े। हाँ है ना? एक आदमी घोड़े पर बैठा है, अचानक से घोड़ा चल पड़ता है, व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। एक बात सुनो, हमारी बात, कई लोग रट लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है न्यूटन का तीसरा नियम। नहीं, यहां पर कभी भी अगर आप किसी घोड़े पर बैठे हैं, किसी गाड़ी पर बैठे हैं, किसी दरी पर बैठे हैं और आप बैठे हैं, आपको किसी फोर्स ने पीछे नहीं ढकेला, किसी ने आपको पीछे धक्का नहीं दिया, एक्चुअली आप वहीं रह गए, वो घोड़ा निकल गया। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आपको धक्का दिया होता, जैसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए आप चलते हैं तो आप क्या करते हैं? पैरों से, अपने पंजों से धक्का पीछे लगाते हैं और बढ़ते आगे हैं। देखिए दोनों तरफ फोर्स लग रहा। यहां क्या हो रहा है, बात को समझिए। आप पैर से फोर्स कहां लगा रहे? पीछे। कौन लगाता है रे? आगे। जरा पैर वही बेंच के नीचे रख के देखो जरा, कहां धक्का लगाते हो? पीछे। भूत तो नहीं हो? पैर आगे पीछे हो। देखो आप बढ़ते कहां हो? आगे। दोनों तरफ फोर्स लग रहा। यह है तृतीय नियम कि आप फोर्स पीछे लगा रहे, लग आगे रहे, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन अगर आप घोड़े पर बैठे हैं तो आपको किसी ने पीछे ढकेला नहीं है। आपके गिरने का कारण है कि आप वहीं रह गए और घोड़ा निकल गया। कई बार आपने देखा होगा, पीछे मोटरसाइकिल पर एक आदमी बैठा है, चलाने वाले ने अचानक क्लच छोड़ दिया, आप गिर गए। एक्चुअली आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, हुआ यह है कि आप रह गए और गाड़ी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो ये आप एक तेज वाली बस में बैठे हैं, ब्रेक लगे, आपका सिर जा लगा, क्या किसी ने धक्का दिया? ये जड़त्व का उदाहरण है। आपका शरीर गतिमान हो चुका है बस के साथ, अचानक से ब्रेक लगा, बस रुक गई, लेकिन तुम नहीं रुक पाए। गतिज जड़त्व। आप बैठे थे, अचानक बस चल पड़ी, तुम्हारा सिर पीछे लगा। कारण? नहीं आ रही बात सुनने? आपका कंबल गंदा हो गया है, रेत जम गई है, आपने एक छड़ ली, पिटाई कर दी। पिटाई करने का मतलब ये नहीं कि किसी जैसे बच्चे को पिटाई कर देते कि छोड़ो ये चीजें, छोड़ो। ऐसे तुमने कंबल का नहीं किया कि छोड़ो रेत छोड़ो। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपका ये कंबल था, इस पर ये धूल के कण जमे थे। अब कंबल भी स्थिर था तो कण भी स्थिर थे। आपने एक छड़ मारी,
कंबल नीचे धंस गया, लगी छड़, कंबल कहां चला गया, कण वहीं लटके रह गए। स्थिर जड़त्व के कारण। और अब वे लटक गए, सो लटक गए, हवा में चले गए, और हमारा कंबल, हाँ या ना। अब कपड़े को फटकार देते हैं पानी निकालने के लिए। आप क्या करते हैं, रूमाल लेते हैं, जल्दी सुखाना है, आप पहले रूमाल को ऊपर ले जाते हैं, अचानक से नीचे ले आते, पानी बेचारा धुन में ऊपर चला जाता है, रूमाल नीचे आ जाता है। क्या गति चढ़त नहीं है? आप रूमाल ऊपर ले जा रहे थे, पानी भी साथ में ऊपर जा रहा था, पानी को नहीं था पता, रूमाल भी गति जड़त्व में, पानी भी गति जड़त्व में, अचानक से रूमाल वापस, वे गति जड़त्व के कारण सीधे जा रहे। नहीं आ रही बात सुन में? आ रही है? तो ये सारे कारण है। और कुछ पूछना है आपको? गति जड़त्व, स्थिर जड़त्व में कुछ पूछना है आपको? देखें, आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक में लिखा और कई सारे बनाए नियम, संक्षिप्त नियमों का वर्णन। प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, कोई वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, हाँ या ना, जब तक इस पर कोई बाह्य आरोपित न। क्लियर है? पक्का? याद रखना, जब कोई आप रॉकेट छोड़ते हैं तो तृतीय नियम लगता है। क्यों लगता है? रॉकेट की गैसें नीचे बल लगाती हैं, रॉकेट आगे बढ़ता है, दोनों तरफ बल लग रहा है, तृतीय नियम। लेकिन मात्र आपके स्थिर रहने के कारण आप गिर जाएं। आप फल तोड़ने जाते हैं, कहीं बेर लगे हैं, आपने बेर के पेड़ को हिलाया, बेर कहां गिर गए? नीचे। काय के कारण? जड़त्व के कारण। क्यों? पेड़ स्थिर है, बेर भी स्थिर है, आराम से रह रहे, तुमने पेड़ को झटका दिया, पेड़ गतिशील हो गया, लेकिन वो काय में है? स्थिर जड़त्व में। जैसे पेड़ आगे बढ़ा लेकिन फल उतने आगे नहीं बढ़ पाए, दोनों का संबंध टूट गया। वो कहां गिर गए? वो नीचे। आपने कांच पर एक गोली चलाई, सुने जरा, आपने कांच पर एक गोली चलाई, सुराख हो गया, देखो आप, सुराख हो गया। लेकिन जब आपने कांच पर पत्थर मारा तो पूरा पत्थर ही चोट खा गया। क्यों? क्योंकि जब आपने गोली चलाई तो मात्र यहां का कांच अचानक से गतिज ऊर्जा में आ गया, गतिज जड़त्व में आ गया, और वो गोली के साथ चल पड़ा, छोटा सा एरिया। लेकिन जब आपने बड़ा पत्थर मारा तो इसने बड़े एरिया के कांच को गतिज जड़त्व दे दिया, लेकिन किनारे का कांच स्थिर जड़त्व में था। तो ये वही हुआ जैसे आपका आधा शरीर कहे कि चलो, और आधा शरीर बंधा रहे, हाथ बंधे हैं, आप पेट की ओर से कह रहे चलो तो टूट जाओगे। बस ऐसा ही यहां है कि पत्थर ने क्या किया? बड़े एरिया को गतिज जड़त्व दे दिया, इसलिए इसका बीच का हिस्सा कहने लगा चलो। तो ध्यान रखना, बड़ा पत्थर मारने के कारण, स्थिर जड़त्व के कारण कांच टूट जाता है, गतिज जड़त्व के कारण नहीं। गतिज जड़त्व के कारण तो उसे जाना था, वो जा क्यों नहीं पाया? स्थिर जड़त्व के कारण। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और फिर वही बात, बल जो जड़त्व को परिवर्तित कर दे। इसीलिए बल की खोज कौन ने करी? न्यूटन ने। क्योंकि गति की खोज, गति के नियम कौन ने बनाए? न्यूटन ने। और न्यूटन को पता चल गया कि गति करानी है तो बल चाहिए है। नहीं आ रही बात सुन में? देखें, जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित न किया जाए, इस नियम को गैलीलियो ने दिया था। तू लड़के इधर आ जा, इसको नीचे कर दो जरा, अभी दिक्कत आ रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही बोर्ड देखने में, इसको नीचे करो, जल्दी करना, उस समय कम लगना चाहिए। नीचे ईंटें रखी हैं, पैर पे ना गिर जाए, बस नीचे कर दो, बस कर दो नीचे, अब तो नहीं होगी दिक्कत। चलिए, वस्तु द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। फिर वही बात,
वस्तु अभी मैंने कही थी जितनी भारी है, वस्तु जितनी भारी है उतना ज्यादा उसमें जड़त्व। ओके, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब कोई कहे कि प्रथम नियम से तो जड़त्व पता चलता है, कहां बल पता चलता है? तो फिर आज आपको पता चल गया है कि यहां से बल पता चला भैया, जड़त्व पता चला सो चला। लेकिन एक बात और पता चली कि अगर जड़त्व को हमें बदलना है, जड़त्व को हमें, तो हमें बल चाहिए। क्या चाहिए? नहीं बना। चलिए, जड़त्व दो प्रकार का होता है, स्थिर जड़त्व, गतिज जड़त्व। जब गति करती हुई वस्तु है तो गतिज जड़त्व है, जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर जड़त्व। अगर आपकी गति के कारण ऐसा हुआ है तो आप गतिज जड़त्व के कारण हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर कोई कहे कि एक ट्रक चला आ रहा था, आपके घर में भिड़ गया, आपका घर टूट गया, ट्रक क्यों नहीं रुक पाया? गतिज जड़त्व के कारण। हाँ या ना? आप ट्रक खड़ा है, बंद हो गया है, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा है स्थिर जड़त्व के कारण। अब आप कहोगे कि वहीं साइकिल बंद हो गई होती तो हम धक्का दे लेते। क्यों? क्योंकि जड़त्व परिवर्तन करने के लिए बल चाहिए, और बल डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पर। साइकिल का द्रव्यमान कम है इसलिए बल कम चाहिए, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, ये बढ़ा चुके हैं, मैंने समय खराब करने का नहीं है, गतिज जड़त्व बढ़ा चुके ना। अब उदाहरण जड़त्व के, एक व्यक्ति दौड़ने से पहले तेजी से चलता है स्थिर जड़त्व को खत्म करने के लिए। एक दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक नहीं रुक सकता, हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ता है, हवाई जहाज उतरने के पहले रनवे पर दौड़ता है। हाँ या ना? सीधी बात, या तो गतिज जड़त्व खत्म करेगा या स्थिर जड़त्व। तो ये अब आप पढ़ते रहिएगा, मैंने सब आपको पढ़ा दिया है कि कहीं अगर अचानक बस रुक जाए तो आगे सिर लग जाता है, बस अचानक चल जाए तो ये पीछे लग जाता है, मोटरसाइकिल अचानक चल जाए पीछे वाला गिर जाता है, घोड़ा अचानक भाग दे व्यक्ति गिर जाता है, सब जड़त्व के कारण हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और, अगर आप ट्रेन में हैं, अगर आप चलती ट्रेन में हैं और आप एक सिक्का उछालें, तब भी सिक्का आपके हाथ में ही आता है। जबकि हो क्या रहा है, आप ट्रेन में हो, सिक्का उछाला, सिक्का कहां चला गया? हवा में। अब ट्रेन चल रही है तो तुम्हें कहां निकल जाना चाहिए? आगे। और सिक्का कहां गिरना चाहिए? पीछे। ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? ट्रेन गतिज जड़त्व में है, हम बैठे हैं गतिज जड़त्व में हैं, हमारी जेब में सिक्का है गतिज जड़त्व में है। हाँ ना? और जड़त्व अचानक से खत्म नहीं होगा। हमने सिक्का उछाला, जितने जड़त्व से गाड़ी है, जितने जड़त्व से हम हैं, वो भी उतने ही जड़त्व से है, हाथ ही में आएगा, गतिज जड़त्व के कारण। नहीं आ रही बात सुन? और उदाहरण, कई बार आपने देखा होगा, आप गिलास के ऊपर एक कागज रख देते हैं, गिलास के ऊपर एक सिक्का रख देते हैं, अचानक से खींचते हैं। कई आपने मैजिशियन को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम एक बोतल रख रहे हैं, यहां पर ये एक बोतल है, इसके ऊपर हमने एक और बोतल रख दी है, मान के चलें ये एक बोतल है, यहां पर दोनों बोतल खुली हुई हैं, और हमने यहां कागज लगाया या कार्ड लगाया, और देखिए आप, इन दोनों में पानी भरा है। अभी कनेक्शन कटकाए के कारण है, एक कार्ड के कारण या पेपर के कारण या कपड़े के कारण, और हम इसे निकालेंगे, इसका पानी इसमें जाने लगेगा, इसका पानी इसमें जाने लगेगा, लेकिन बोतलें नहीं गिरेंगी। एक्चुअली उनने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है जड़त्व की कि उन्हें सडनली कागज को दे दिया गतिज जड़त्व, जबकि बोतल में रह गया स्थिर जड़त्व, और वो जस की तस रह गए, ना वो हिली ना वो डुली। ये प्रैक्टिस है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? गति का द्वती, बहुत बढ़िया।
गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, अभी मैंने बताया था। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें एक्चुअली वेग नहीं, संवेग है। क्या है? सुनाई नहीं दिया? संवेग है। क्यों? क्योंकि साइकिल 10 की स्पीड में है लेकिन 10 किलो की है। 10 की स्पीड में कार है लेकिन 100 किलो की है। तो एक्चुअली अगर हमें किसी चीज पर फोर्स लगाना है तो वेग के साथ साथ हमें उसके द्रव्यमान को भी काउंट करना होगा। अभी पढ़ा था कि लगाया गया बल या जड़त्व का परिवर्तन करना है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा? इसीलिए हम वेग नहीं, किसी वस्तु का वेग से ज्यादा हम करते हैं संवेग, यानी द्रव्यमान गुणित वेग। आप 10 की स्पीड में हैं लेकिन हैं कितने किलो के, इससे गुणा करना पड़ेगा। एक बच्चा भागे जा रहा है, हाथ पकड़ के रोक सकते हो, बच्चे का वजन कम। लेकिन एक आदमी भागे जा रहा है, उसका हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका वजन ज्यादा। तो हम एक्चुअली निकालते हैं संवेग। क्या निकालते हैं? अरे क्लियर है? अब यहां पर बात यह आती है कि जो बल है वो संवेग परिवर्तन करता है। बल क्या करता है? संवेग परिवर्तन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ज्यादा वेग परिवर्तन होगा। अब देखना 2 मिनट, एक्चुअली संवेग क्यों परिवर्तित होता है? एक वस्तु 100 किलो की है, आपने बल लगाया, पहले वो 0 की थी, खड़ी थी, 0 संवेग। अभी 100 किलो की है लेकिन अब उसका वेग हो गया 10 स्पीड, अब संवेग हो गया 1000। आपने बल लगाया, अब वस्तु आज भी 100 किलो की है लेकिन अब वेग हो गया 100 और उसका मोमेंटम हो गया 10,000। हो गया? एक्चुअली ये वेग बढ़ा तो संवेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो संवेग बढ़ा, और वेग घटता तो संवेग घटता। वेग घटता तो ये वेग बढ़ना या घटना क्या है? त्वरण नहीं है। इसका जन्मदाता कौन है? बल। नहीं आ रही बात? सार क्या निकला? बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो वेग परिवर्तन है, और वेग परिवर्तन है तो संवेग परिवर्तन है, यानी संवेग परिवर्तन की जड़ बल है। नहीं आ रही बात समझ? ये जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं, ये फूल है। जड़ ना होगी तो सही है ना? तो सार क्या निकले? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन कितना होगा? अरे भैया जितना बल लगाओगे उतना होगा। कम बल लगाओगे कम संवेग परिवर्तन होगा, ज्यादा संवेग लगाओगे तो आरोपित बल के समानुपाती होती है। समानुपाती इन द सेंस इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, सुन रहे हो? इसको घटाओगे तो ये घटेगा। अब चल रही है वस्तु, ब्रेक लगाओ तो संवेग डाउन। संवेग परिवर्तन कितना परिवर्तन? जितना ज्यादा बल, जोर से ब्रेक, जोर से संवेग परिवर्तन। कोई डाउट? चलिए, संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। लेकिन इसका संवेग के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारा यहां औचित्य ये है कि जहां हम कोई चीज पढ़ाएं तो वहां पर आपको बारीकी से बात समझ में आए, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं। समझ में आ रही बात?
न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, नियम बहुत सारे हैं, वहां पर कौन सा नियम लगाएं। सुन रहे हो? अभी आगे पढ़ोगे आप गुरुत्वाकर्षण, फिर आप रटोगे ध्रुवों पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम, केंद्र पर 0, फिर कन्वर्ट करोगे भार में, फिर कहोगे पृथ्वी की गति बढ़ जाए। इन सब का सार एक ही है, अगर आप सिद्धांत समझ लें। क्या समझ लें? सिद्धांत। तो आप पृथ्वी को अवॉइड कर दें, आप बृहस्पति पर चले जाएं और कहें कि अब बृहस्पति पर क्या होगा। अगर आप कहें कि नहीं बृहस्पति पर नहीं, हमें तो शनि पर जाना है, नहीं हमें तो बुध पर जाना है, नहीं हमें तो मंगल पर जाना है, वो प्रश्न बदल कर आ जाए और आपका सिद्धांत सही है, तो आप किसी भी ग्रह पर खड़े हो जाएं, आप गुरुत्वाकर्षण निकाल सकते हैं, आप भार निकाल सकते हैं, आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? और इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कह दे कि एक झूला पर एक 10 किलो वाली लड़की झूल रही थी, क्योंकि वो 10 साल की थी या 6 साल की थी, अब वो एक बड़ी लड़की आ गई है या महिला बैठ गई है, बताइए आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? तो जब आपको पता होगा कि किन चीजों पर आवर्तकाल डिपेंड करता है, वो कितने गुने पर डिपेंड करता है, तो आप बता पाओगे। और आपका सिद्धांत ही क्लियर नहीं होगा तो अंदाजा, और अंदाजा हमेशा गलत होता है। सुन रहे हो? तो संवेग कहते हैं स्थिर वस्तु का संवेग 0 होता है। अब 0 क्यों होता है? अरे भैया द्रव्यमान तो है, जब वस्तु स्थिर है तो वेग 0 है। अब किसी वस्तु का गुणा 0 में करिए, 0 आएगा? नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, नहीं आएगा? देखें गति का तृतीय, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या क्या है? गोली चलाने पर पीछे धक्का लगना, आपने गोली चलाई आगे, धक्का लगा पीछे, क्योंकि बुलेट ने आगे जाने के लिए फोर्स लगाया, उसके एक्चुअली मटेरियल ने फोर्स कहां लगाया? पीछे, वो वस्तु कहां बढ़ गई? आगे। तृतीय नियम, आप आगे बढ़ने के लिए पैरों से धक्का कहां देते हैं? बढ़ते कहां हैं? नाव अगर आप पानी में चलाना है तो आप चप्पू चलाते हैं पीछे। इमेजिन करिए आप चप्पू कहां चलाते हैं? पीछे। बढ़ते कहां हैं? आगे। पानी में नाव को अगर आपको इस तरफ मोड़ना है तो धक्का देंगे यहां, नाव मुड़ेगी यहां। प्रतिक्रिया नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? सोचिए 2 मिनट के लिए, आप किसी दरी पर बैठे हैं, पानी है नीचे, आपको इस तरफ जाना है, तो क्या आप इस दीवार को धक्का देंगे? आप इस दीवार को धक्का देंगे और जा कहां आएंगे? समझ में आ रही बात? अब नाव से उतरते हैं, नाव से उतरे, जी ऐसे ही उतरे, नाव को धक्का कहां लगा? जितनी जोर से आप आगे गए, एक्चुअली आपने धक्का कहां दिया? पीछे। घोड़ा भागता है, जितनी जोर से घोड़ा पीछे बल लगाता है, घोड़ा कहां चला जाता है? आगे। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, गति चल रही है, वो गति के लिए अभी एक बल आएगा गुरुत्वाकर्षण, वो गति विरोधी एक बल आएगा घर्षण। क्या आएगा? घर्षण। और यहां बहुत ज्यादा समझने वाली बात यह है, ठीक है, कि बारीक क्वेश्चन आएंगे, एक एक शब्द पर बात आकर रुक जाएगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक एक शब्द से याद आया, अभी नीचे हम लोगों की चर्चा लगी हुई थी कि सर अभी जो पेपर आ रहे हैं बहुत सरल आ रहे हैं, बहुत सरल आ रहे हैं। सर ने बहुत हाई लेवल की हिंदी पढ़ा दी है, लेकिन आप बहुत सरल पेपर रहा है। सरल और कठिन की परिभाषा मानो वो तुम्हें क्यों लग रहा है? अगर हम तुम्हें उतना ही पढ़ाते तो वही तुम्हें कठिन लगता। तुमने उठाया है बोरा और आया है थैला, प्रैक्टिस काय की है, और आया क्या है?
अगर प्रैक्टिस तुम्हारी मात्र थैला की होती हो थैला ही आता। अब कोई आदमी रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हो और उससे कोई कहते कि 800 मीटर लगाओ, कहेगा खेल है यार, हम तो 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, कहां 800 मीटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी बड़ी मुश्किल से बुंदेलखंडी में कहीं बड़े आके 800 मीटर दौड़ रहा, अब उसके धोखे से तुम 900 कर दो, कितने बढ़ाई 100 मीटर, हाँपी निकल जाएगी। ये सिद्धांत है। अगर आपका ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ज्ञान का क्षेत्र आपका बड़ा है, तो बात ये नहीं कि पेपर सरल आया, पेपर कभी सरल और कठिन नहीं आता। जो बन गया वो सरल है, जो नहीं बना वो कठिन है। समझ में आ रही बात? अंतर केवल इतना है कि आपने बारीकी से हर लॉजिक पढ़ा है। अब आने दो आप बातों को। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश में हर बात, हर तरंग में अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, ऐसे भी तैरने पर आएगा। जब लिक्विड के बारे में बात करोगे तो लिक्विड में घनत्व होगा, लिक्विड में पृष्ठ तनाव होगा, लिक्विड में श्यानता होगी, उसका अपना एक दाब होगा, और वो सारी चीजें इफेक्ट करेंगी तैरने पर। तैरने पर आकार निर्भर करेगा, तैरना निर्भर करेगा घनत्व पर, तैरना निर्भर करेगा आकार पर, तैरना निर्भर करेगा बल पर। अब दिक्कत यह है कि जब सब चीजें पता है, ये उसी तरीके से आपकी भाषा में हम आपको बताएं, आपकी गाड़ी गड़बड़ हो गई है, आपकी गाड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर आप, कई लोगों को आपने देखा होगा, छोटा सा ज्ञान, गाड़ी का प्लग साफ कर लो, क्योंकि उतना कुल पता है ही, इससे ज्यादा कुछ पता ज्यादा हुआ, प्लग साफ कर लो, धरती में घिस दो और लगा दो। बेचारा प्लग सही भी था, उसकी गलती नहीं थी, तुमने धरती में घिस मारा, वो गया। अब वो कह रहा हम तो ठीक थे, तुमने जबरन घिस दिया, हम गए। अब बशर्ते अगर आप एक इंजीनियर होते, आप एक मिस्त्री होते और आपको पता होता कि जरूरी नहीं कि हर बार प्लग की गलती हो, कई बार डीजल सप्लाई की गलती या पेट्रोल सप्लाई की गलती है, कई बार वहां कचरा चला गया है, कई बार ऐसा तो नहीं है कि हमने ग्रीसिंग ना की हो तो पार्ट्स हमारे उठ नहीं रहे हैं, कई सारी चीजें। और अगर सबके बारे में हमें ज्ञान है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, फिर वो चीज हमें लगने लगती है इजी। वही तो हम आपको दिन रात पढ़ाते हैं कि जब आप 400 सवालों पर अटैक करेंगे तो वहां आएंगे 50, तुम कहोगे हम रोज करते हैं या 250-300, ये तो हमारा नाश्ता है। तुम 20-30 सवाल दिए फिर रहे हो। तो एक स्टूडेंट की मेहनत क्या कहलाती है? मेहनत यही है कि जब पेपर देखकर लगने लगे कि सरल है, यही तो टीचर और स्टूडेंट की मेहनत की कसौटी है कि आपने कितना पढ़ाया। सर आपने साइंस पढ़ाई, हम पेपर हल कर रहे थे, हमसे कितने बने? हमने टेस्ट लगाया, हमसे कितने बने? वहीं से तो अभी आप, बाकी लोग तो नए आए हैं, कुछ दिन पहले हमने कहा था बांसा का एक लड़का बहुत गरीब फैमिली से यूपी में एसआई में 4था स्थान लिया बिना रिजर्वेशन, और बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से था। पहली बात सिलेक्शन, अपने आप में बड़ी बात, और फिर वहां की 4थी रैंक लाना। तो कहीं ना कहीं मेहनत अगर ज्यादा हो जाए, और फिर उस लड़के का ये फाइनली उसने ज्वाइन किया, कम से कम 5 से 6 सिलेक्शन है उसके। तो भाई सीधी बात है, मेहनत करोगे आपको परिणाम मिलेगा। अब 2 लोग हैं, एक अपने आप में विद्वान है, ये आना है ये नहीं आना है, हमारी तो परिभाषा है ए से शुरू करो, जेड पे खत्म करो, किस्मत में कुछ भी आ जाए आपसे बने। अब आप पहले ही हिस्ट्री अब नहीं आती है। एक बार क्या हुआ था, आप विश्वास करो, 2017 में पेपर हुआ था एसआई का। जब एसआई का पेपर हुआ, हमने खूब समझाया लोगों को, देखो पेपर है, परीक्षा नाम ही ऐसा है, किस करवट बैठ जाए भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ ज्ञानी थे, कुछ ज्ञानी क्या करते हैं, पिछला पेपर, पिछला, बड़ा अनुभव होता है उनको, पिछले पेपर को लगाइए,
पिछले पेपर को लगाइए इसलिए कि कोई क्वेश्चन ना बचे, लेकिन पिछले पेपर को इसलिए मत लगाइए कि ऐसा ही पेपर आएगा। पिछला पेपर पिछले जैसा निकल गया, लोगों ने कहा सर साइंस आती, रीजनिंग आती नहीं है, रीजनिंग आती ही नहीं है। 35 नंबर की गिरी रीजनिंग, जो नहीं पढ़ के जाते थे पर खच्चे उड़ गए, बोले गणित आते ही नहीं है, 25 25 30 30 नंबर की गणित आ गई। कई ने तो कहा साइंस नहीं आती है, कई पेपर में तो 75 की साइंस आ गई। अब विश्वास करो डीपली बायो आ गई, पर खच्चे उड़ गए। अब फिर वहां से आए, सर इस बार हम साइंस की तैयारी करेंगे। साइंस पढ़ ली, पूरा पेपर भूगोल पर आ गया, फिर रह गए। तो जो ये अवसरवादी होते हैं वो हमेशा चूक जाते हैं। आप पहली ही बार में साइंस भी पढ़ के जाओ, हिस्ट्री भी पढ़ के जाओ, अर्थशास्त्र भी पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। क्यों तय कर रहे हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा? अब कुछ भी आ जाए, प्रिपेयर हैं आप। समझ में आ रही बात? चलिए हम चाय पी करके आ रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। कहां तक गए अपन? न्यूटन का तृतीय नियम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोर हो रहे हैं आप लोग?